नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो आपके न्यूज आर्टिकल्स होते हैं वो आपके गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होने वाली सीरीज है। तो आप सीरीज को रेगुलर देखें, कंसिस्टेंट देखें और जो भी यहां पर क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं वो लिख के जरूर दिखाएं, है ना। उससे मोटिवेशन मिलता है, हम सब साथ में चल पाएंगे उससे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो एससीएस के द्वारा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टाग्राम के पेज में अवेलेबल कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी जरूर फॉलो कर लें, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, टेलीग्राम का चैनल और जो इंस्टाग्राम है उसको जरूर आप लोग फॉलो कर लें। आज देखेंगे हम लोग कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसमें जो आपकी एक टैबलेट है, दरअसल ये ओरल एक तरीके का ट्रीटमेंट हो गया आपका, है ना। तो एंटीवायरल जैसे थेरेपी आपका ओरल हम टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, तो उससे कोविड-19 के लिए एक टैबलेट जो है वो आपकी क्या की गई है, डेवलप की गई है ना, जिसका नाम है आपका मोलनुपिरवीर, है ना। मोलनू जो आपका पिराविर है आपका, है ना। तो वो उसके बारे में बात है। तो हमारे यहाँ भी जो है इसको, जो हमारे यहाँ की अथॉरिटी है उन्होंने इसको एडमिट कर लिया, इसको परमिशन दे दी, अथॉरिटी दे दी कि हमारे यहाँ भी इसको जो है वो बेचा जा सकता है। तो अब हमारे यहाँ की कंपनीज भी इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। पहली चीज ये हेल्थ का टॉपिक है, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र का शक्ति एक्ट, ये वुमेन एम्पावरमेंट से जाके आपका लिंक होगा। जीएस पेपर 2 और फर्स्ट दोनों में आएगा, सोशल इश्यूज के अंतर्गत आता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे सिलेबस का, है ना। मतलब सिविल सर्विसेज का सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है क्योंकि आपको काम सोसाइटी के लिए करना। अब ये वुमेन एम्पावरमेंट का कि जो आपके चाइल्ड के साथ भी और जो वुमेन्स के साथ भी जो आपका सेक्सुअल वायलेंस और जो हीनियस क्राइम होते थे उसके लिए डेथ पेनाल्टी जो है अब महाराष्ट्र ने भी इस बिल के थ्रू जो है ला दिया है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने लाया था। तो हम इसको अपने आंसर में एज ए एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि भैया वुमेन एम्पावरमेंट में ये समस्या है, वुमेन्स के अगेंस्ट जो है, जहां हम लिखते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो हम लिखते हैं कि उसका कारण पैट्रियार्की है, उसका कारण कल्चरल लैग है, उसका कारण जो है आपका वस्तुवादीकरण है महिलाओं का, फिर उसके बाद इंटरडिपेंडेंसी है इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, फिर हम लिखते हैं कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशनल वर्क अभी तक हुआ है वो उतना अपेक्षित नहीं हुआ है, समझ रहे। तो वहां पर हम इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि इसके द्वारा सुधार होगा, है ना। तो इनके विरुद्ध क्राइम कम होगा तो वो सुरक्षित महसूस करेंगे, तो फिर वो और भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की ओर आगे जा सकेंगी, है ना। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि ये भी आपका वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। यहां पर ये किया जा रहा है कि जो आपकी लीगल मैरिज की जो आपकी एज थी, तो बॉयज की 21 थी और गर्ल्स की आपकी 18 थी। तो बोल रहे हैं कि भैया यहां पर भी इक्विटी लाओ, आप दोनों को 21 लाओ और एक काम करो, आप जो चिल्ड्रन की डेफिनेशन है ना उसको अब 21 कर दो आप, ऐसा बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां आप देखेंगे तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अलग है उम्र बच्चों की, फिर जब आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट देखेंगे, इंडस्ट्रियल एक्ट देखेंगे 1948 वाला, औद्योगिक वाला, तो उसमें अलग डेफिनेशन है आपकी, ठीक है ना। और वैसे आपकी जो एज है यहां पर लीगल वो 21 साल है ना। तो हमारे यहां एक नहीं है, जैसे यूएनसीआरसी जो है ना, तो वहां पर जो कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रन राइट्स है, इंपॉर्टेंट डोमेन है, तो वहां जो है एक यूनिफॉर्म बना दिया कि 18 वर्ष से नीचे का जो भी व्यक्ति होगा वो बच्चा है। तो वहां पर जब कोई प्रावधान बनाएंगे हम तो यूनिफॉर्मिटी, तो हमारे यहां भी बोल रहे कि भैया ऐसा कर दो तो पर्सनल लॉ के वो ऊपर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल उनको प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाएगा और यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी उनके वेलफेयर के लिए। कोई भी नीति बनाएंगे तो उनके लिए फायदा होगा। फिर यहाँ पर आईएमआर जो है या जो आपका एमएमआर है, जो हेल्थ है आपका, है ना, वो इंप्रूव होगी इनकी। और यहीं से तो सारी सृष्टि का जनन हो रहा है। तो जो आगे ह्यूमन कैपिटल बनेगा वो तो सोर्स यही है ना, तो सोर्स में हम सुधार कर देंगे तो ऊपर आगे जो है उसके इंपैक्ट पूरे साइकिल में दिखाई देगा, है ना, जो हम मानव विकास के अंतर्गत
देखते हैं। उसके बाद 5G टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि इसको अब जो है हमारे यहाँ भी डेवलप करने की बात तो 2018 से चल रही थी। जियो है, वोडाफोन है, आइडिया ये करना चाह रहे हैं। वर्ल्ड में कई जगह चाइनीज और जो आपकी साउथ कोरिया में सैमसंग है, चाइना में एक कंपनी है, यूएस की कंपनी, वो ऑलरेडी इसको ला चुके हैं। तो इसके कुछ जो है देखेंगे हम कि उपयोगिता क्या है, क्या उसमें जो है लूप होल्स है, वो भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर साइंस टेक का पार्ट है, पेपर थर्ड में रख सकते हैं। अब आइए चलेंगे हम पहले टॉपिक की तरफ। तो पहला जो है जीएस पेपर 2 हेल्थ में रख लिया इन्होंने। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे यहाँ ड्रग रेगुलेटर है, हर जगह एक संस्था होती है, तो ड्रग रेगुलेटर है, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, इसको अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है। जो मोलनुपिराविर है आपकी कोविड-19 पिल है, इसको ये पहली एंटीवायरल कोविड-19 पिल है। अब देखिए इसको जो डेवलप किया गया है ये हमको जानना है, रटना नहीं है। यूएस बेस्ड आपकी दो बड़ी कंपनीज है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। एक जो रिजबेक आपका बायोथेरापेटिक्स है, उसने कोलैबोरेशन के साथ बनाया, किसके साथ मिलके, तो जो हाँ फार्मा जाइंट है मर्क के साथ, ठीक है ना। अब ये जो है इंडिया में भी जो हमारे यहाँ दवाई के विनिर्माता है ना, मैन्युफैक्चरर है, जो वो 13 ऐसे लोग हैं मैन्युफैक्चरर जो इसको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, है ना, मैन्युफैक्चर करेंगे। नॉर्मल सी चीज है। अब इसके द्वारा किया क्या जाएगा, तो भैया कोविड-19 को ट्रीट किया जाएगा। जो उसके लिए जो हाईली प्रोन लोग हैं उसके लिए भी, तो इसमें क्या है, रोगियों की मृत्यु नहीं होगी, है ना। तो ये जो है वहां पर ये एश्योर कर दिया गया है, इन्होंने आगे अपने डेटा में बताया भी है, ठीक है। तो उसके इलाज के लिए इन्होंने मंजूरी दे दी है, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद अब ये है क्या टैबलेट, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भैया ये जो है आपका MK4482 याद नहीं करना है, EIDD 2801, ये सबसे पहले इनिशियली जब डेवलप किया गया तो ट्रीट करने के लिए इन्फ्लुएंजा को, ठीक, इन्फ्लुएंजा को। फिर इसको जो पुनरुद्देश्य थे, इसको ओरल एंटीवायरल जो है यूज किया गया, किसके लिए, एंटीवायरल जो है थेरेपी के रूप में कोविड-19 पेशेंट के लिए। नॉर्मल सी चीज है, मौखिक रूप से दी जाने वाली है ना, क्योंकि टैबलेट है आपका, ओरल लेंगे हम इसको। इसके बाद ये एंटीवायरल पिल है। ये काम कैसे करती है, तो जो आपका SARS-CoV-2 वायरस है उसके जेनेटिक कोड में एरर जो है इंट्रोड्यूस करेगी। देखिए करता क्या है, वायरस का मतलब ऐसा समझिए फोटोकॉपी करता है वो अपनी बार बार, तो जितनी वो अपनी प्रतिलिपि बनाता है। अब अगर हम यहाँ पर कोडिंग ऐसी कर दे जेनेटिक, जो आप लोग पढ़ते भी होंगे, ATCG, mRNA, tRNA ना, डीएनए के अंतर्गत आप सब पढ़ते होंगे, है ना, टेक्नोलॉजी में। तो उसी के अंतर्गत आप देखिए, तो जो उसकी फंक्शनिंग है, अगर उसने वहीं पर एरर उत्पन्न कर दिया तो वो अपनी फोटोकॉपी प्रतिलिपि नहीं बना पाएगा। तो हम वहां से फिर क्या कर पाएंगे, रोग का उपचार कर पाएंगे, है ना। तो वो प्रिवेंट करता है उसको रेप्लिकेट करने में, प्रतिलिपि बनाने में, ठीक है ना। तो वो उस हिसाब से क्या करेगा, वहां पर क्योर करेगा। अब ये जो एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है इसको, कैसे इसका डोज है, तो बताया जा रहा है कि भैया 200 मिलीग्राम की कैप्सूल लेनी होती है 12 घंटे में, प्रति 12 घंटे में 5 दिन तक। टोटल आपको जो है वो लेनी पड़ेगी कितनी, 40 कैप्सूल का आपका डोज है। अब ये डोज याद नहीं करना हमको। अब यहां पर जो है ये कौन सी इंडियन कंपनीज है जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तो भैया 13 बड़ी बड़ी कंपनी है जो हमारे यहाँ जो है डोमेस्टिकली इसको जो है प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगी। ज्यादा जो है वो टेक्निकली वो ज्यादा वर्ड सही है। तो इसमें डॉक्टर रेड्डी का नाम आएगा, सिप्ला का, नेटको फार्मा है, हेट्रो है, देख जाइएगा। तो ये बड़े जो कंपनीज है वो स्टार्ट करी। सारी कंपनीज का नाम ये याद करना है हमको, नाम नहीं याद करना। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनली कहीं पर एक्सेप्टेड है, कहीं पर ये ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी है, कहीं पर ये इसके जो सफल प्रयोग किए जा चुके कि नहीं। तो बताया जा रहा है नवंबर में पहली जो कंट्री बनी वो यूके बनी, जिसने जो है वहां के विनियामक संस्था ने इसको अनुमति दी और इसने बताया कि भैया ये जो है प्रभावी रूप से काम कर रही है। और ये फिर उन्होंने वही तर्क दिया कि जो वो अपनी प्रतिलिपि बनाती है तो वो वहां पर जो है क्या कर देता है, एरर उत्पन्न कर देता है ना। तो ये फिर जो है क्या करता है, जो डिसीज की सेवरिटी है उसको रिड्यूस कर देता है ना। ये हमारे यहाँ के MHRA भी बोल रही है और ये वहां के लोगों ने भी यही जो है क्या क्या दिया तर्क। तो तर्क हमारा सेम हो गया, जो उसकी विशेषता है, ठीक। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि भैया MHRA ने बोला कि इसका जो यूज है सेफ है और इफेक्टिव है भैया, इसके लिए जो है पर्याप्त हमारे पास साक्ष्य है। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि इसको जो यूज किया जाएगा तो कैसे जो पेशेंट्स होंगे उनके लिए, तो बोला है कि जो माइल्ड टू मॉडरेट वाली फेज में होंगे उनके लिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि इसमें एटलीस्ट एक तो रिस्क फैक्टर है, हर चीज के कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होते हैं। तो इसमें बताया गया रिस्क फैक्टर जो है एल्डरली पीपल्स को है, और जिन पर मोटापा है या जो भी डायबिटीज से जो है आपके डायबिटीज के रोगी लोग हैं, है ना, मेलिटस है, हार्ट डिजीज है, तो उनके लिए थोड़ा सा वहां पर समस्या वाला एक फैक्टर इन्होंने ये बताया है, ठीक। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये आपका वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। वुमेन इशू, मैं बोलता हूं कि सोशल इशू को हम जो है इग्नोर करके चलते हैं। हम पूरे साल भर जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जो है हमारा पॉलिटी पढ़ते रहते हैं हम,
है ना, रेफरेंस बुक। और जब हम वहां जाते हैं तो वहां मेंस में जो यूपीएससी का अपना पैटर्न है, इस बार का प्रीलिम्स का पेपर देखिए बहुत ही बढ़िया बनाया है। बार बार प्रीलिम्स का हुआ बनाते हैं, पैटर्न चेंज कर दिया, कुछ नहीं करता है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, 60-70% आपको क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे, कोर पार्ट से। अगर उन्होंने कहीं से करंट से फ्रेम किया, मैं स्टेट पीसीएस की बात नहीं कर रहा, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं, अगर वो बना रहे स्टेट पीसीएस में, आप देखिए यूपी पीसीएस का लेवल कितना बढ़िया हो गया, बिहार का भी लेवल अच्छा हो रहा है। तो अब बाकी स्टेट्स में जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वहां पर सेंस पे क्वेश्चन बनता है कि अगर भैया कहीं पर जो है इमरजेंसी लगी तो उन्हें आर्टिकल 356 पे क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने बताया। मनी बिल आधार चल रहा था, उन्होंने बताया कि भैया मनी बिल की डेफिनेशन बता दो आप, हम वही याद करके नहीं जाते हैं, फिर बोलते हैं कि पेपर जो है आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। आप विधिवत रूप से चलिए तो सही, आपको वहां पर कंफर्ट जोन में होंगे आप लोग, इतना मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों को, है ना। लेकिन कमेंट करिए, आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, बहुत कम लोग लिखते हैं, कुछ लोग रेगुलर लिख भी रहे हैं और उनको मैं रेगुलर वॉच भी करता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग यहां पर पार्टिसिपेट करें एक्टिवली, सक्रियता से, तब मजा आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है ये बिल्कुल इन्होंने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, नाम है इसका शक्ति क्रिमिनल लॉज, महाराष्ट्र का है, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पास कर दिया है ना, वहां की विधायिका ने पास कर दिया है ना। तो अब ये जो है आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया है कि जहां पर भी आपका हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, रेप और गैंग रेप से रिलेटेड, आप देख रहे हैं रेगुलर ये केसेस बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये एक तरीके का मेंटल इलनेस है ना। तो ये जो है आपके इसके लिए जो है ये डेथ पेनल्टी इन्होंने अप्रूव कर दी। अब देखिए इसके खिलाफ आलोचना भी आएगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लॉ बनाया गया वो किस लिए बनाया गया, डेटरेंस के लिए, भय के लिए, कि आम नागरिक डरे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हमको इस तरीके के दंड के प्रावधान किया गया है राज्य के द्वारा। ये अरस्तु ने तभी बता दिया था। पुलिस व्यवस्था क्यों, पुलिस राज्य क्यों, भय के लिए। अब जब भय ही नहीं है कि भैया हमने क्राइम किया, हम जमानत ले लेंगे, आराम से चलते रहेंगे केस, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। आप देखेंगे तो जो केसेस बोला जाता है ना कि जो केसेस का समाधान हुआ 30 साल में, तो भैया सामने वाले की तो जिंदगी खत्म होगी ना, वो भी एक तरीके का अन्याय है, ठीक है। तो उसको उसके लिए डेथ पेनल्टी किया है इन्होंने, तो ये बढ़िया है, एक पहल है ना। इसको कोट कर सकते हैं हम कि इस तरीके के प्रावधान, जब हम वुमेन इशू पढ़ते हैं तो उसमें आप मेनली देखेंगे, जब हम इशू को उसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो लिखने का तरीका होता है, चाहे आप 100 शब्द का आंसर लिख दीजिए, चाहे उसमें आप 1500 शब्द का ऐसे। मैं आपको एक मतलब मॉडल जो है आंसर कैसे लिखते हैं 1 मिनट में आपको फ्रेम करके बताता हूं जल्दी से, है ना। तो जैसे वुमेन इशू है, हम देखिए कि वुमेन इशू को पढ़ना कैसे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, है ना। तो आप बताइए कमेंट में कि ये तरीका कैसा लगा। अब देखिए हम देखेंगे कि जेंडर सबसे पहले लैंगिक आधार पर है डिस्क्रिमिनेशन, तो हम जेंडर, और उसका जेंडर का हम जब मैनिफेस्टेशन देखेंगे तो उसमें आइडेंटिटी देखेंगे उनकी, फिर कल्चरल देखेंगे, फिर स्ट्रक्चरल देखेंगे प्रॉब्लम। अब जब कल्चरल आएंगे तो कल्चरल के अंदर आएगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, कि भैया लड़की है ना, अगर 14 साल की लड़की है और 17 साल मतलब 14 साल की बिटिया है, और जो लड़का है आपका वो 10 साल का, लेकिन रात को अगर घर से बाहर निकलना होगा तो हमारे यहाँ इनसिक्योरिटी के छोटे भाई को भी हम भेजते हैं कि जाओ भाई उसकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि बचपन से ही बताया जाता है कि महिला कमजोर है। स्टीरियोटाइपिंग, डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर, की घर का काम वही करेंगे, है ना, ये तर्क है, समझिएगा। इसके बाद पिंक कॉलर जॉब्स, कि भैया रिसेप्शन में लड़की ही बैठेगी। तो एक होती ग्लास सीलिंग, कि एक सर्टेन पोजीशन के बाद जो है अब बहुत सारी महिलाओं को उतनी ऊंची पोजीशन में नहीं देखते हैं, ठीक है, उसको ग्लास सीलिंग बोलते हैं। जेंडर में गैप देख लीजिए आप, हीरो हीरोइंस की में भी देख लीजिए आप, शाहरुख खान जी की अलग होगी, मैं किसी का नाम जो है इंटेंशनली नहीं ले रहा हूं, ये सिर्फ एग्जांपल, किसी का भी ले लीजिए आप, मेल्स की ज्यादा होगी आपकी, हीरो की, हीरोइन की कम होगी। तो आप उस लेवल तक जाके देखेंगे, है ना। तो सॉफ्ट स्किल्स वाली जो जॉब होगी वो महिलाओं को दिया जाएगा। अब पैट्रियार्की वर्ड लेके हम फुर्सत हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि हम ऐसे में लिख ही नहीं पाते। पैट्रियार्की वर्ड अपने आप में उसका मैनिफेस्टेशन, उसका स्ट्रक्चर है। पैट्रियार्की हम फैमिली के लेवल पे देखते हैं, फिर हम कास्ट के लेवल पे देखते हैं, फिर हम रिलीजन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, फिर एजुकेशन में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं। मीडिया में जो आपका वस्तुवादीकरण, कि अब शेविंग किट का आपका आ रहा है एड, और उसमें जो है गर्ल्स कर रही है, क्यों कर रही है, वो वस्तुवादीकरण उनका, ठीक है ना। अब इसके बाद नॉलेज में भी आप देखेंगे तो ये वाला जो है प्रोफेशन, ये लड़कियों को नहीं करना चाहिए, उनके लिए सेफ नहीं है। सिंबॉलिज्म एक अलग है ना। तो ये चीजें हैं, ये देखना पड़ता है। फिर हम एक टॉपिक देखते हैं उसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो उसमें आते हैं, तो उसके अंतर्गत जब हम ड्रॉबैक बताते हैं तो वहां पर ये बताते हैं कि भैया नियामक जो हमारे यहाँ कानून है वो भी अपेक्षित, तो वहां पर हम इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं कि जैसे इन राज्यों ने किया, हम भी ये प्रावधान अपना सकते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब पैट्रियार्की में भी अब वर्क के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो अलग है, वहां पर भी एग्रीकल्चर में अलग देखेंगे, इंडस्ट्री में अलग देखेंगे, सर्विस सेक्टर में अलग देखेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में अलग देखेंगे, ठीक। फिर वहां पर देखेंगे हम कि गवर्नमेंट में क्या एफर्ट लगा रही, तो आप बोलेंगे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाया हमने, ठीक है ना, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट लाया, विशाखा गाइडलाइंस लाई हमने, है ना, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरीके की चीजों को हम वहां पर बताएंगे, ठीक है। तो ये सब पूरे के पूरे वो हैं। कभी मेंस का कोई और
हम लोग चालू करेंगे कोई इनिशिएटिव मेंस के अपने उसमें प्रोग्राम में, तो इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैंने सिर्फ आइडिया दिया है कि एक टॉपिक को आप पढ़िए तो इस तरीके से, तो डेली आपका ना सिर्फ 1-2 पॉइंट ऐड ऑन होगा करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स का मजा तब है जब आप इसको अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सके, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं है। डेटा लिखा जाता है कि भैया अब अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में देखो तो एंजेला आकर बोलती है कि अगर पूरे वर्ल्ड में 50-50% हो जाए बराबर का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो हमारी जो जीडीपी है, वैश्विक जो जीडीपी है, उसमें 2-4 गुने का सीधा सीधा उछाल देखा जा सकता है। इस तरीके के कोर्स को, इस तरीके के डेटा को हम यूज करते हैं। क्राइम में देखेंगे तो हम बताएंगे कि भैया हमारे यहाँ एनसीआरबी का डेटा है कि 336% जो है वो हमारे यहाँ जो है सेक्सुअल हरासमेंट और रेप जैसी जो अपराध है उसमें वृद्धि देखी गई है ना। इस तरीके की चीजें तो क्यों अपनाना है, तो कारण बताते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, फिर हम ये भी बताते हैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में कि ये सरकार ने लिया है और क्या सिविल सोसाइटी की भी वहां पर कोई क्या भूमिका है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखेंगे। अब इस पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहां असेंबली ने जो चेंज किया है, तो जो उनके यहाँ एक्ट था जिसमें रेप, गैंग रेप और जो एसिड अटैक्स होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट होता था, आईपीसी में जो प्रावधान थे उसमें उन्होंने अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि डेथ पेनल्टी उन्होंने वहां पर ऐड किया है। इसके अलावा पॉक्सो जो है, जो चिल्ड्रंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसमें भी जो रेलेवेंट प्रोविजन उनको लगे हैं, जो आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्स है उनमें भी उन्होंने अमेंडमेंट किया। अब बताइएगा हमारे यहाँ सीआरपीसी, आईपीसी की जो स्टार्ट हुई, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो किस एक्ट से हुई? 58 के, 61 के, 93 के, किस एक्ट से हुई है? ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि क्या चेंजेस मेड किए गए हैं, क्या बनाए गए हैं वहां पर। तो पहली चीज ये कि डेथ पेनल्टी जो है वो वहां पर पनिशमेंट के रूप में रखा गया है रेप और गैंग रेप के लिए। ठीक है ना। कब? जब वहां पर जो अपराध का चरित्र है, कैरेक्टर जो है उसका, है ना, वो हीनियस होना चाहिए, जघन्य नेचर में, प्रकृति में, और वहां पर जो है पर्याप्त जो है कंक्लूजन के लिए वहां पर साक्ष्य भी उपस्थित होने चाहिए, है ना। तो और बोला गया है जो सर्कमस्टेंसेस है वो वारंट एग्जाम्पलरी है पनिशमेंट विद डेथ। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, आप ये याद रखिए, डेथ पेनल्टी वगैरह जो है वो वहां पर शामिल कर दिया गया संशोधन के बाद, दैट्स इट। इसके बाद जो एग्जिस्टिंग लॉ था उसमें अभी डेथ पेनल्टी नहीं थी, उसमें बार बार इस तरीके के जो क्राइम है उसको दोहराने पर जो है डेथ पेनल्टी थी, है ना। नॉर्मल में नहीं थी एक बार में, तो बोले कि बार बार जो अपराध करता था वो, तो इसको थोड़ा सा और जो है टफ बनाने की कोशिश की जानी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर जो है ये सब अपराध बढ़ रहे हैं। अब उसके कारण बहुत सारे हैं। अब इसके बाद जो यहाँ पर मीडिया की भी भूमिका होती है इन सब चीजों में। द एक्ट हैज ऑल्सो इनहैंस्ड फाइन्स एंड पनिशमेंट, तो यहाँ पर फाइन और पनिशमेंट को भी बढ़ाया गया है सेक्सुअल वायलेंस और वुमेन और माइनर्स के खिलाफ जो ऑफेंसेस है उनके संदर्भ में भी, है ना, वहां पर फाइन और उसको बढ़ा दिया जो भी प्रावधान था। उसके बाद पॉक्सो के अंतर्गत जो भी जघन्य अपराध है उस पर भी डेथ पेनल्टी अब वहां पर क्या हो गई? इंप्लीमेंट हो गई। ठीक, अब यहां पर बताया जा रहा है कि इसके आधार पर जो सुनवाई होनी चाहिए वो डे टू डे बेसिस में, मतलब स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे हैं, जो हम सुझाव देते हैं उसी तरफ ही काम है आपका। तो स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया जब चार्जशीट आपकी दाखिल हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, तो 30 वर्किंग डेज के अंतर्गत, है ना, जो है उसको आपको पूरा करना है, उसका समाधान देना है। ठीक, अब इसके बाद यहां पे बताया गया कि परिवर्तन क्या किया गया है यहां पर। तो एक ये जो है इन्होंने सेपरेट प्रोविजन जो है इसके अंतर्गत एक धारा इंसर्ट कराया है इन्होंने, सेक्शन 354E। इसमें ये बोला है इन्होंने कि मान लीजिए कि किसी भी वुमेन का जो है वो इंटिमिडेशन हो या कोई भी मोड हो आपका कम्युनिकेशन का उसके द्वारा किया जाए, है ना, या फिर उनको इंसल्ट किया जाए, मॉडेस्टी जो है आपका उसके द्वारा, है ना, उनका अपमान किया जाए, तो उसके लिए भी जो है नया सेक्शन बनाया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये भी मैंडेटरी बनाया गया है कि जो भी आपके प्लेयर्स है जिनके पास डेटा रहता है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, मोबाइल डेटा कंपनीज हो गई, है ना, तो वो अगर कोई केस हुआ, अब उनको लगा कि भैया हमको डेटा चाहिए, तो वो डेटा उनसे मांगेंगे तो उनको 3 दिन के अंदर डेटा देना है, और अगर उन्होंने नहीं दिया डेटा 3 दिन के अंदर तो उनको 3 महीने अधिकतम जो है वो वहां पर कारावास का प्रावधान हो सकता है, और या दोनों साथ में भी हो सकता है, और या फिर उनको जो है फाइन लगाएंगे मॉनेटरी, जिसमें 25 लाख रुपए के फाइन का प्रावधान किया गया। इसमें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी जो आपके क्या है प्रावधान उसमें उस पर भी लागू होंगे, और बाकी रेप के लिए, एसिड अटैक के लिए, उनके लिए भी होंगे। ठीक है, अब यहां पर क्रिटिसिज्म क्या किया जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि लास्ट ईयर जो है 92 जो आपके इसमें सिग्नेटरीज थे, जिसमें चाइल्ड राइट्स और वुमेन्स ग्रुप और कुछ एनजीओ और लॉयर्स वगैरह शामिल थे, तो उन्होंने इसके खिलाफ विरोध जताया था। उसका कारण उन्होंने बताया कि अगर डेथ पेनल्टी कर देंगे तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। उन्होंने बोला कि भैया मर्डर के लिए भी मृत्यु दंड है, रेप के लिए भी, तो लोग जो है वो तो आसान हो जाएगा, उनको लगेगा कि उसके लिए सेम है, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा। इस तरीके के तर्क दे रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो तर्क इनका। दूसरी चीज ये है कि लेकिन हमको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लिखने होते हैं तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों में ये मांग चल रही है कि मृत्यु दंड को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जीवन मानव को सुधार की जरूरत होती है, लेकिन कहीं कहीं पर इस तरीके की पनिशमेंट आवश्यक भी है। ठीक है ना,
तो ये अपना मत है। और इसके बाद जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन्होंने जो तर्क दिया कि कई जो ऐसे अपराधी होते हैं, जैसे हम देखेंगे रेप वगैरह के जो केस होते हैं, उसमें बोला जाता है कि 70 से 85% जो लोग होते हैं पहचान के ही होते हैं जो रेप करते हैं, बाहर से कोई आदमी नहीं आता। तो ये बोल रहे हैं कि भैया फैमिली मेंबर होंगे और ऐसा मृत्यु दंड का प्रावधान कर देंगे तो लोग जाएंगे नहीं, अधिकारियों से संपर्क नहीं करेंगे, तो जो केसेस फाइल हो रहे हैं, फाइल होने की जो उनके आज रेशो है, जो संख्या है, उसमें जो है डिक्लिनेशन देखा जा सकता है। ये इनका तर्क है ना। अब इसमें हमको डिसाइड करना है कि हम जब आंसर लिखेंगे तो कौन सा तर्क हमको यहां पर देना है, ठीक है। ऐसा हम बता सकते हैं कि ऐसा वो बोल रहे हैं, अंतिम में कंक्लूड हमको जो है वो पॉजिटिव करना है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में। अब यहां पर जो बताया जा रहा है कि इससे पीड़ितों का जीवन खतरे में पड़ सकता है, वही बात बताया उन्होंने कि हत्या बलात्कार दोनों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, इसलिए, ठीक है। अब आगे की ओर चलेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फिर वही वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। अब इसमें केंद्र जो है महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र क्यों बढ़ाना चाहता है, तो अभी जो 18 है उसकी लीगल एज 21 करना चाह रहे हैं। और ये अमेंडमेंट जो है वो क्या हो जाएगा कि जो ये अमेंडमेंट है उसके द्वारा जो प्रयास किया गया है, एज बढ़ा देंगे तो ये देश के सारे कम्युनिटीज में हो जाएगा। तो जो पर्सनल लॉज हैं उनको भी वो वहां से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। और पूरे इंडिया में जो है लड़कियों के लिए जो शादी की एज होगी वो 21 हो जाएगी। अब इसके लिए इन्होंने बोला कि चिल्ड्रन की जो डिफिनेशन है बच्चे की वो चेंज कर दो आप, है ना। और इस बिल को जो है अभी फर्दर डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास इन्होंने भेज दिया है। इसके द्वारा जो 2006 का आपका ये एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा और उसमें बोल रहे हैं कि ये डिफाइन करेंगे चाइल्ड के स्टेट्स को कि भैया जो भी आपका 21 ईयर्स के एज से नीचे है, जो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है जिसने, वो बच्चा है। तो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। ये एक अच्छा पॉइंट है। हमारे यहाँ अलग अलग है हर जगह डेफिनेशन बच्चे की, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मेंबर ऑफ कांग्रेस है अपोजिशन, तो उन्होंने भैया इसका अपोज किया, बोला इतनी जल्दीबाजी में क्यों ला रहे, तो ये काम है इनका, है ना। जो भारत में जो भी आपके सत्ता में रहती है विरोधी रहती है, तो वहां यही तर्क है इनका, जल्दीबाजी में क्यों लाए, है ना। तो लेट हो गया भैया, इतना टाइम हो गया, अब तो जरूरी है ना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम करो, एजुकेशन में उनको आगे आने दो, लीडरशिप में आने दो, हर जगह तो परफॉर्म करनी है लड़कियां। आप देख लो ना, हर जगह देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो। तो यहां पे बताया जा रहा है विद विच इट हैड बीन ब्रॉट टू द हाउस, है ना, कि इतनी जल्दी क्यों लाए। फिर बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने भी इसका अपोज नहीं किया है ना। और उन्होंने जो पॉइंट आउट किया है, जो इनके द्वारा जो किया जा रहा है कि भैया पर्सनल लॉ जो है वो भी तो प्रोटेक्शन देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो ये इनके तर्क है, आप देख जाइएगा। अब इसके बाद इसको आप इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया ऐसा करने से क्या होगा, तो उनकी हेल्थ पे, तो मेंटल हेल्थ भी फर्क पड़ेगा उनका, क्योंकि चाइल्ड मैरिज जो है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है, समझिएगा। चाइल्ड मैरिज जो है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। चिल्ड्रन के अंदर जब हम इशू पढ़ते हैं तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पढ़ते हैं, चाइल्ड लेबर का पढ़ते हैं, वहां पर चाइल्ड मैरिज का पढ़ते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ते हैं। तो चाइल्ड मैरिज के अंतर्गत प्रॉब्लम है ये कि वहां पर अगर बच्ची की उम्र कम है, उसकी शादी हो गई, तो वही तो फिर संतति को जन्म देगी। तो वो भी हमारे 50% वुमेन एनीमिक है, ऊपर से आपने माइनर को दे दिया। अब वो जो है इमेच्योर जो उनकी प्रेगनेंसी होगी तो उससे उनके ऊपर हेल्थ हजार्डस है, फिर वो अब पूरे करियर से बाहर हो जाते हैं, उनका करियर नहीं, एजुकेशन नहीं, तो फिर उनकी इंटरडिपेंडेंसी हो जाती है इकोनॉमिक, तो वो डिसीजन मेकिंग में भागीदारी नहीं होगी उनकी, तो उनके खिलाफ क्राइम ज्यादा बढ़ता है। आप देख लीजिए कि जहां पर वुमन इकोनॉमिक रूप से इंटरडिपेंडेंट नहीं रहती है या जो है वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाती है, तो वहां पर वो बोल्ड डिसीजन लेती है, नहीं तो बहुत सारे जो क्राइम्स रिपोर्ट ही नहीं होते। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसको फिर और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी काफी चीजें देख ली हमने यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया वही सब चीजें कि जेंडर न्यूट्रलिटी को फोकस करेगा, है ना, जो टीन एज प्रेगनेंसी है उसको कम करेगा और लोअर करेगा मैटरनिटी एमएमआर भी और जो है आपका आईएमआर भी, दोनों, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 5G टेक्नोलॉजी के बारे में है कि अभी जो है डीओटी ने ये बोला है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में, कि अगले साल जो है हमारे यहाँ 5G जो है इन शहरों में स्टार्ट कर दिया जाएगा। पहले जो है इन शहरों में तो 4 आपकी मेट्रोज हो गई, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया और कोलकाता हो गया आपका, है ना, और आपका पुणे हो गया, अहमदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, हैदराबाद हो गया, है ना। तो ये आपके जो है शहर, यहां से 5G को जो है आधिकारिक रूप से बोला गया है कि भैया जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो इस साल की शुरुआत में ही जो आपकी डीओटी के अंतर्गत जो कंपनीज हैं और जो इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बोला था कि अगले 10 वर्षों में जो है पूरा रोड मैप तैयार करके इसको इंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए जो है वो डेटा वेटा वहां पर जो है उसकी मांग कर रहे थे। अब यहां पर जो नेक्स्ट चीज है ये बताई जा रही है कि ये है क्या, तो ये अपग्रेडेशन है किसका, LTE जो हम लोग मोबाइल में देखते हैं, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क होता है उसका लेटेस्ट अपग्रेड है, 5th जनरेशन है, 4G के बाद 5th जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। अब इसमें 3 बैंड है, कौन कौन से बैंड है, तो भैया लो है, मिड है, हाइयर। अब सबके कुछ ना कुछ जो है यूज है अपने और कुछ लिमिटेशंस है। अब ये बताया जा रहा है कि लो बैंड जो स्पेक्ट्रम है उसका पॉजिटिव ये है कि इन टर्म्स ऑफ कवरेज, मतलब जो उसका कवरेज है और जो स्पीड है इंटरनेट की और डेटा एक्सचेंज की, वो तो बढ़ जाएगी,
जो है वो जो है उसके लिए अच्छा है, ये पॉजिटिव है, लेकिन जो इसकी स्पीड है वो लिमिटेड है, कितनी 100 एमबीपीएस तक, ये इसका ड्रॉबैक हो गया। तो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री वाले यूज नहीं कर पाएंगे इसका, तो लिमिटेड जो है यूज है इसका। तो यहां पर बोला जा रहा है कि वाइल जो आपके टेलकोज हैं कैन यूज एंड इंस्टॉल इट फॉर कमर्शियल सेलफोन यूजर्स हु मे नॉट हैव स्पेसिफाइड डिमांड फॉर वेरी हाई स्पीड। आप समझिएगा कि बोल रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड है, यहां पर ये तर्क ये दे रहे हैं कि मान लीजिए कि अब स्पीड इसकी लिमिटेशन, तो जो आपकी स्पेसिफिक ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनकी डिमांड ही हाई स्पीड की है, तो उनके लिए तो ये लिमिटेशन है ना, वो पॉइंट यहां बता रहे हैं। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम है अगर उसके तरफ देखें तो वो स्पीड तो ज्यादा देगा, लेकिन फिर उसमें लिमिटेशन क्या है, कवरेज एरिया और पेनिट्रेशन ऑफ सिग्नल्स की दोनों में अपोजिट है, ऐसा बताया जा रहा था। ठीक, इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट तो 1980s में एनालॉग वाइज था, फिर 2G आ गया 90s में, फिर 2000 में मोबाइल डेटा आ गया जिसको WCDMA HSPA बोलते थे अपन, उसके बाद अभी 2010 से फिर ये LTE आया आपका, अब 5G आएगा आपका वायरलेस एज, ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है अग्रणी भूमिका निभाई है कई सारी टेलकोज और कंपनियों ने, और उद्योग और जो आपकी स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री है उनके द्वारा जो है बोला जा रहा है, मतलब जो कंपनीज है वो बोल रही है उनके लिए जो है कैप्टिव नेटवर्क के रूप में इसका निर्माण किया जा सकता है, फिर उनकी जरूरतों के हिसाब से उसको एडेप्टिव बना देंगे, ये इनका तर्क है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इंडिया कहां पर है, इंडिया में इसके रिगार्डिंग अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है 5G के। तो बोला जा रहा है कि 2018 से हमारे यहाँ प्लान बना लिए थे कि इसका उद्देश्य ये था कि जो नेटवर्क की गति उसको तेज करना है, दूसरी चीज जो है इसको कैपिटलाइज करना है, क्योंकि हमारे यहाँ कंज्यूमर बहुत है, ठीक है ना, तो ये बताया गया था। अब इसमें जो 3 हमारे यहाँ प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर हैं जिसमें रिलायंस जियो है, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन है, और उसमें बोला है कि भैया, बोला है उसने DOT से, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से जो है आपका वो क्या किया, उसने कॉन्टैक्ट किया, उसने मांग किया कि आप अपना लेआउट बनाओ, रोड मैप बनाओ कि किस तरीके से स्पेक्ट्रम को एलोकेट करोगे, और जो 5G के फ्रीक्वेंसी बैंड है उसका कैसे एलोकेशन करोगे, और प्लान बताओ, तो हम फिर अपनी सर्विसेज को कैसे रोल आउट करेंगे, उस विषय में हम लोग योजना बना के उसको इंप्लीमेंट करें, उसका क्रियान्वयन करें। लेकिन इसमें जो बिग हर्डल है अब वो वहां पर फंडिंग की है। क्यों? क्योंकि कोविड का क्रंच आया, तो जो इसके 2 प्लेयर्स हैं जैसे वोडाफोन है, आइडिया, तो इनके पास अब पूंजी की अपर्याप्तता है, और वहीं पर दूसरी तरफ आप देखेंगे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पास, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो रिलायंस जियो ये बोल रहा है कि भैया हमारे पास तो पूरा नेटवर्क तैयार है और रेडी है डिप्लॉयमेंट के लिए, है ना, तो जैसे ही जो है हमारे पास एंड टू एंड 5G सॉल्यूशन है, नेटवर्क आने के बाद हम तैयार हैं। ये देख रहे हैं आप, रिलायंस ने वैसे भी बहुत ज्यादा ग्रोथ की कोविड के बाद, आप देख लीजिए उसके स्टॉक की ही वैल्यू, है ना, तो 3 गुने पे है, और बहुत ज्यादा जो है फंडामेंटल जो है स्ट्रांग है। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है, ये नॉर्मल सा पॉइंट है कि इसको डिप्लॉयड किया जा सकता है जो आपके और भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं एज अ कंप्लीट मैनेज सर्विस, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद ग्लोबल प्रोग्रेस में बताया जा रहा है कि कई सारी जो है सरकारों से अधिक इसमें जो आपके ग्लोबल टेलीकॉम कंपनीज हैं वो ज्यादा यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहली चीज, उन्होंने जो है ये जो है प्लान इंप्लीमेंट किया है ट्रायल बेसिस पे, बहुत सारी कंट्रीज जैसे यूएसए, उसमें कंपनी है AT&T, T-Mobile एंड वेरिजोन, तो उसने जो है इसके लिए जो है प्लान वैन बना के जो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए इसको जो है आपका लॉन्च भी कर दिया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि जैसे AT&T जो कंपनी है उसने 2018 से स्टार्ट कर दिया था इसको, मतलब यूज करना, इस तकनीकी का जो परीक्षण है, उपलब्धता, और फिर उसके बाद 2020 के लास्ट तक देखेंगे तो इन्होंने जो है कमर्शियली जो है ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार 60 शहरों तक कर दिया। इसके बाद चीन का एग्जांपल दे रहे हैं कि चाइना में जो आपकी एक कंपनी है चाइना यूनिकॉम, उसने भी स्टार्ट कर दिया है और वो भी सर्विसेज जो है कमर्शियल प्रोवाइड करी। उसके बाद साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग के बारे में बता रहे हैं कि वो तो 2011 से ही R&D पे काम कर रही थी, और अब जो है वो बोल रही है कि हैज टेकन द लीड व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग द हार्डवेयर फॉर 5G नेटवर्क्स फॉर सेवरल कंपनीज। कई कंपनियों के लिए हार्डवेयर के लिए वो काम भी कर रही है, उससे भी बात कर रही है। तो नॉर्मल सी चीजें, एग्जांपल 1-2 एग्जांपल याद रखना है, वर्ल्ड लेवल का हमको एक एग्जांपल याद है, दैट्स इट। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा MCQ से रिलेटेड है, तो पहला MCQ है कानपुर मेट्रो रेल परियोजना से रिलेटेड है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपका। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया है ना, तो उसी के संदर्भ में है, और यहाँ पर वो गए थे तो IIT कानपुर का जो आपका दीक्षांत समारोह था उसको भी उन्होंने संबोधित किया। तो पहला ये कि रेल बेस्ड है आपका मास ट्रांजिट सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो केंद्रीय सरकार है हमारी, उसने इसको अप्रूव किया था इस प्रोजेक्ट को 28 फरवरी 2019 को। इसका जो आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो मोर देन 11,000 करोड़ था, और जो टाइम लिमिट थी 5 साल थी। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा जो है आपका कि ये जो टेंडर है किसको मिला था कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो मिला था आपका अफकॉन्स जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो तीनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि ह्यूरन जो आपका ग्लोबल यूनिकॉर्न है उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए, तो बताया जा रहा है कि ये जो इंडेक्स है इसमें इस बार इंडिया की रैंक 10th है ना 2021 के हिसाब से, तो गलत लिखा हुआ है। इंडिया की रैंक 3rd है, पिछले साल 4th थी, अब 3rd हो गई है।
इसके बाद जो दूसरा लिखा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 122 जो यूनिकॉर्न है वर्ल्ड में, है ना, ई कॉमर्स ग्लोबली बात कर रहे हैं ना वैश्विक आधार पे, तो उसमें 15 भारत में। बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट, पहला गलत है आपका, आंसर वैसे भी रिकॉग्नाइज हो गया हमसे। और तीसरा जो है कि इसमें जो टॉप किया है पहली रैंक जो है वो यूएसए की, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर आपका ओनली सेकंड और थर्ड हो जाएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो जो है यहीं पर हम लोग इसको विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और लगातार कमेंट में जो है वो रिप्लाई करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।